पीएम मोदी ने बनारस के रेहड़ी ठेले वालों से किया वर्चुअल संवाद। पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि के तहत लोगों को मिलेगा 10,000 रुपए का लोन। बीजेपी ने यूपी में 8 राज्यसभा सीटों के प्रत्याशी किए घोषित और उत्तराखंड में राज्यसभा सीट पर नरेश बंसल के नाम पर लगी मुहर। उन्नाव की बांगरमऊ सीट पर उपचुनाव को लेकर सीएम योगी ने विशाल जनसभा को किया संबोधित। बीजेपी प्रत्याशी को जिताने की जनता से की अपील। सीएम योगी ने घाटमपुर सीट पर जीत के लिए की जनसभा। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की जनता से की अपील। जौनपुर में कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। कहा चरम पर पहुंची है महंगाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की ताजा खबर और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी शर्मा। तो सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों में से एक बहुचर्चित सीट बांगरमऊ भी आती है। बांगरमऊ सीट से बीजेपी ने पूर्व जिलाध्यक्ष और पूर्व मंडल अध्यक्ष श्रीकांत कटियार को मैदान में उतारा है। बताया जा रहा है कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ अपने तय समय से करीब 1.5 घंटा देरी से पहुंचे थे। योगी के पहुंचने से पहले उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री मोहसिन रजा, कानून मंत्री ब्रजेश पाठक, उन्नाव सांसद साजी महाराज, जिला पंचायत अध्यक्ष और पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की पत्नी के साथ बीजेपी के सभी विधायक मौजूद रहे। वहीं नेताओं ने अपने अपने भाषण में विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला। साथ ही योगी जैसे ही सभा स्थल शांति मोहन मिल मैदान पहुंचे तो बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जोशीले अंदाज में स्वागत किया। सभा स्थल पर करीब 8-10 हजार की भीड़ को देखकर नेताओं ने भाषणों में जीत का अंदाजा अभी से ही देखने को मिला। साथ ही योगी ने बांगरमऊ की जनता से बीजेपी प्रत्याशी श्रीकांत कटियार को भारी मतों से विजय दिलाने का लगातार आह्वान भी किया। टुंडला विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री निरंजन ज्योति ने जनसभा को संबोधित किया। वहीं बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील करते हुए उन्होंने 2017 से पहले तक प्रदेश में सपा और बसपा की सरकार रही है। साथ ही ये कहा कि वहीं सपा, बसपा और कांग्रेस पर केंद्रीय मंत्री ने हमला बोलते हुए कहा कि समाज के कुछ लोगों ने विकास कार्य में होने को लेकर विरोध जताया है। वहीं आपको बता दें पूरी खबर फिरोजाबाद से है, जहां टुंडला विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री निरंजन ज्योति ने जनसभा को संबोधित किया था। आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि 2017 से पहले तक प्रदेश में सपा और बसपा की सरकार रही है। वहीं सपा, बसपा और कांग्रेस पर केंद्रीय मंत्री ने हमला बोलते हुए कहा कि समाज के कुछ लोगों ने विकास कार्य में होने को लेकर विरोध जताया है। जौनपुर में कोरोना के चलते बड़े ही सादगी के साथ भरत मिलाप का पर्व पारंपरिक रूप से मनाया गया। आपको बता दें कि मछली शहर नगर में स्टेज बनाकर भरत मिलाप का पर्व शांतिपूर्वक पारंपरिक ढंग से मनाया गया, जहां पर एक दिशा में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जगत जननी माता सीता संग अनुज, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का मिलन देखकर लोग भावुक हो गए और लोगों की आंखों से आंसू छलक उठे। साथ ही कोतवाल दिनेश प्रकाश पांडे ने आरती कर भरत मिलाप का समापन किया। वहीं समापन के दौरान समिति के लोगों ने कोरोना महामारी से हिंदुस्तान सहित पूरे विश्व को जल्द निजात दिलाने की प्रार्थना की। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जौनपुर पहुंचे। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार में महंगाई सबसे चरम पर है। वहीं उन्होंने कहा कि बहन बेटियां खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं और साथ ही कहा कि 40 से 45 रुपए किलो आलू और 90 से 100 रुपए किलो में प्याज खरीदने में जनता मजबूर हो रही है, जिसके चलते आम आदमी का जीवन यापन मुश्किल हो गया है। किसान सबसे कठिन दौर में गुजर रहा है। गन्ना किसान का करोड़ रुपए बकाया है। किसानों को अपनी खेत की सिंचाई के लिए लगे पंपिंग सेट का पहले के मुकाबले 3 गुना अधिक बिजली का चुकाना पड़ रहा है। दूसरी तरफ किसानों की तैयार फसल धान सरकार तय की गई न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद नहीं हो पा रही है। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू जी
हमारे पूरे प्रदेश की कांग्रेस और सभी लोग यहाँ जिले के शहर के सभी लोग लगे हैं। आज हमारे नेता हम सब लोग आए हैं। निश्चित तौर से जैसा भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि हम मुद्दे के आधार पर और हम अपने संघर्ष के आधार पर हमें जनता वोट देगी, हमारा साथ देगी और हमारे कार्यकर्ता, हमने कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाया है जो हमारे साथ काम कर रहा है। निश्चित तौर से वो मजबूत लड़ाई में है और मधुबनी की जनता उनको पसंद करेगी, उनको वोट देगी। उत्तर प्रदेश में जो चुनाव है, कांग्रेस पार्टी लगातार जनता के बीच में है, एक सशक्त विपक्ष के रूप में है। हमने हर विषयों मुद्दों पर, चाहे वो उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था का सवाल हो, महिला सुरक्षा का सवाल हो, बेरोजगारी का सवाल हो, किसानों का सवाल हो, गन्ना भुगतान का सवाल हो, धान किसान का सवाल हो, इन तमाम विषयों को लेकर हम जनता के बीच में हैं। हमें भरोसा और विश्वास है कि उपचुनाव में जनता का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को मिलेगा और हम चुनाव जीतेंगे, ये हमें भरोसा और विश्वास। कासगंज में संदिग्ध परिस्थितियों में एक विवाहिता का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं मृतका के परिजनों ने ससुराल जनों पर दहेज के चलते हत्या का आरोप लगाया है। साथ ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वहीं परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल जन मोटरसाइकिल और एक सोने की चेन की मांग कर रहे थे। इसी बीच 10 दिन पहले पूनम ने एक बच्ची को जन्म भी दिया था। इस दौरान बीते दिन ससुराल जनों ने पूनम की हत्या कर दी। ये मेरे भाई की साली है और ये लड़की की शादी मेरे भाई ने ही की थी। करीबन 6 महीना पहले इनके ससुर गुजर चुके, 4 साल पहले इसकी सास गुजर गई। वो लड़की इन्हीं के घर पर रहती थी और घर पर रहने के बाद इन्होंने शादी की। शादी के कुछ दिन बाद ही लड़का इनसे मोटरसाइकिल और चेन मांगने लगा, लेकिन इस बात को लेकर के काफ़ी दिन से इनके घर में झगड़ा चल रहा था। तो झगड़ा चलते चलते ये 26 तारीख को ये लड़की 26/10/2020 में ये लड़की ख़त्म हुई है। तो 2 बजे इनके लिए फ़ोन करके बताया कि तुम्हारी साली गुजर चुकी है। कैसे ख़त्म हुई है, कुछ पता लगा है? अब ये कह रहे हैं कि सर कि हमने मतलब जो है लड़की 8 दिन पहले पैदा हुई है और 8 दिन बाद इसके ब्लीडिंग आई और ब्लीडिंग में लड़की ख़त्म हो गई। ये सर कैसे जायज़ है? आपका क्या आरोप है? हमारा आरोप ये है कि दहेज के कारण लड़की पे कुछ ऐसा किया गया है जो लड़की खत्म हुई है। लखनऊ के आलमनगर में परचून की दुकान में सिलेंडर फटने से दहशत फैल गई। आपको बता दें कि धमाका इतना जोरदार था कि घर से छत गिर गई, जिससे दुकान में मौजूद नौकर की दबने से मौके पर ही मौत हो गई, जिसका नाम सुशील बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार धमाके के वक्त घर के अंदर करीब 6 लोग मौजूद थे। वहीं हादसे में मकान मालिक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे मौके पर मौजूद लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। साथ ही मौके पर मौजूद पुलिस ने मृतक का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही आगे की कार्रवाई में जुट गई। जो जिनके यहाँ विस्फोट था हुआ है और नीचे 4-5 लोग नीचे थे, जिसमें वो इनके यहाँ काम करने वाला लड़का, नाम क्या था भैया उसका? सुशील शायद गैलरी में था और गैलरी में ही यथासंभव सिलेंडर रखा हुआ था। उसी में विस्फोट होने के बाद सुशील की डेड बॉडी बाहर आई और काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गई स्थिति। कितने लोग घायल हैं? घायल जो इसके ऑनर थे विजय, दोनों भाई, एक तो अस्पताल में भर्ती है और दूसरे को अस्पताल ले जाया गया है। दोनों भाई काफ़ी घायल हैं। आग सिलेंडर में कैसे लगी, क्या? अब सर यही तो नहीं है, पूजा करते समय अगरबत्ती जलाई गई या क्या हुआ, ये स्थिति के तो जांच के बाद ही पता लगेगा, क्योंकि अभी यथा स्थिति स्पष्ट नहीं है कि ये विस्फोट कैसे हुआ। क्या नाम है? मरने वाले का नाम सुशील। ये दुखद घटना आलमनगर मोहल्ला है, यहाँ पर ये हुई है। एक ये परचून की दुकान है जिसके ऊपर इनकी रिहाइश है। उसमें अभी तक जो बताया जा रहा है एक गैस सिलेंडर था, जो ये कल भरवा के लेके आए थे, उसको दुकान के पास ही गैलरी में रखे हुए थे और वो सिलेंडर फट जाने से इसमें ब्लास्ट हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति सुशील गुप्ता है जो कि इनकी दुकान पे बैठा था, उसकी डेथ हो गई है और बाकी सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। आसपास के घरों को भी खाली करा लिया गया है। अभी एनडीआरएफ और जो हमारी पीडब्ल्यूडी की टीम है उसको मलबा
सुरक्षित मलबा हटाए जाने के लिए अभी बुलाया गया है। मौके पर पूर्ण रूप से शांत है और रास्ते को इसको कार्डन कर लिया है। सर किसी की घटना कैसे हुई, कुछ जानकारी हुई, सिलेंडर कैसे आता? अभी तक ये मलबा हटाए जाने के बाद ही पता चलेगा कि सिलेंडर कहाँ पे रखा था और किन कारणों से वो फटा है। तो इसकी पूरी अभी इन्वेस्टिगेशन पारा पुलिस के द्वारा की जा रही है। जिस व्यक्ति की डेथ हुई है उसका पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाए। नारी सुरक्षा के तमाम दावों के बीच मेरठ में बड़ी वारदात सामने आई है। यहां एक महिला की हत्या कर प्लास्टिक के बोरे में भरकर उसकी लाश फेंक दी गई। वहीं शव करीब 15 टुकड़ों में मिला। सर नहीं मिलने से शिनाख्त नहीं हो पाई। फिलहाल टुकड़ों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आपको बता दें कि देर शाम शमशान और कब्रिस्तान के बीच में कूड़े के ढेर पर एक महिला का नग्न धड़ मिला, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। वहीं छानबीन शुरू हुई तो कूड़े के ढेर में ही प्लास्टिक की बोर मिली। पुलिस ने बोरे को खोला तो उसमें शरीर के कई टुकड़े मिले। वहीं पुलिस को आशंका है कि हत्याकांड को कहीं और अंजाम देकर शव को यहां फेंका गया है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। अलीगढ़ थाना क्षेत्र के फतेहुल्लापुर चौकी क्षेत्र में एक कब्रिस्तान के पीछे कूड़े का ढेर है, जिस पर एक बोरे में एक 35 वर्षीय महिला की सिरकटी लाश मिली थी, जिसको प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि कोई किसी ज्ञात व्यक्ति ने जो इस महिला से परिचित रहा हो उसने यह कृत्य किया होगा और पहचान छुपाने के लिए किया होगा। और बोरे में बंद था, जिसको कुछ जानवरों के द्वारा खींचतान का प्रयास भी किया गया है। यहाँ आसपास पीछे साइड में अल्पसंख्यक आबादी है। इसकी पहचान के लिए फील्ड यूनिट भी बुला ली गई। आसपास के सीसीटीवी कैमरे भी देखे जा रहे हैं और आसपास के क्षेत्रों में सूत्र लगाए गए हैं। शीघ्र ही जानकारी करके इसके संदर्भ में आवश्यक कार्रवाई नियमानुसार कर। वेब सीरीज की दुनिया में मिर्जापुर लोगों के बीच में काफी चर्चित है। वहीं आक्रोशित युवाओं का कहना है कि वेब सीरीज मिर्जापुर के जरिए जिले को बदनाम किया जा रहा है, जिसके चलते आक्रोशित युवाओं ने पोस्टर फूंककर अपने गुस्से का इजहार किया। उधर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव ने भी वेब सीरीज पर कई सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि वेब सीरीज के जरिए हिंसा, खून खराबा और अश्लीलता परोसी जा रही है। साथ ही वेब सीरीज को सेंसर बोर्ड के दायरे में लाने की गुहार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से वीडियो के माध्यम से की गई है। बंद करो, बंद करो, बंद करो, मिर्जापुर को बदनाम करना बंद करो। शैलेंद्र अग्रवाल शैलेंद्र जी, ये था कि जिस तरीके से मिर्जापुर वेब सीरीज का उपयोग करें, क्या है ये इस तरीके से यहाँ दिखाया गया है कि नहीं दिखाया गया? क्या जैसा कि वेब सीरीज़ मिर्ज़ापुर बनाई गई, फिर मिर्ज़ापुर 2 का भी वेब सीरीज़ का प्रसारण हो रहा है, वो मिर्ज़ापुर के सांस्कृतिक धरोहर, सांस्कृतिक पहचानों को खंडित करने का काम कर रहा है। शैलेंद्र अग्रवाल शैलेंद्र जी, ये था कि जिस तरीके से मिर्जापुर वेब सीरीज का उपयोग करें, क्या उत्तर प्रदेश के संभल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। आपको बता दें कि मुठभेड़ में एक बदमाश फरार हो गया। साथ ही बताया जा रहा है कि एसपी कुशल के निर्देश पर संभल थाना कोतवाली चंदौसी क्षेत्र के गांव पतरुआ रोड पर चल रहे पुलिस चेकिंग अभियान के दौरान कार में बैठे 2 युवक को पुलिस ने रोकने का प्रयास किया। वहीं बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर दर्जनों आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। साथ ही बताया जा रहा है कि उसका दूसरा साथी मौके से भागने में कामयाब रहा, जिसको पकड़ने के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। वहीं घटनास्थल पर पहुंचे एसपी यमुना प्रसाद ने बताया कि इनके कार से अवैध शस्त्र और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। जनपद संभल में चंदौसी में चेकिंग चल रही थी। व्हीकल चेकिंग के दौरान एक स्विफ्ट वीडीआई गाड़ी जा रही थी, जिसको रोकने का प्रयास किया गया। तो उसमें कुछ अपराधी बैठे हुए थे, उन्होंने पुलिस पर फायर किया, जिसमें हमारा एक कांस्टेबल शिव कुमार घायल हुआ और इसी काउंटर फायरिंग में एक अपराधी भी घायल हुआ। बाद में पूछताछ में पता चला कि ये जूलिया उर्फ मिराजुद्दीन जो अमरोहा का रहने वाला है और इस पर लगभग 1 दर्जन केसेस CS एक्ट के और गैंगस्टर के हैं। एक अपराधी है, ये भी घायल हुआ और इसका एक साथी सादिक जो मौके से फरार हो गया है, उसके लिए कॉम्बिंग चल रही है, उसको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। अभी इसके बारे में और भी आपराधिक इतिहास पता किया जा रहा है और इसके साथियों के बारे में।
उत्तर प्रदेश की पुलिस चोर सिपाही खेलते खेलते इतनी माहिर हो गई कि अब खुलेआम सरकार को लाखों का चूना लगा रही है। आपको बता दें कि संत कबीर नगर के अंदर 30 पुलिस चौकियों का संचालन होता है, जिनमें से अधिकतम पुलिस चौकियां में मीटर नहीं लगाए गए हैं और खुलेआम बिजली चोरी की जा रही है, जहां चोरी करने वालों को पुलिस सख्त सजा देती है। लेकिन यहाँ इनको कौन सजा देगा जो खुलेआम चोरी कर रहे हैं? आखिर कब तक खाकी वर्दी ऐसे ही सरकार को धोखा देती रहेगी? साथ ही आपको बता दें कि जिसके चलते हमारे संवाददाता मिथिलेश कुमार धूरिया ने जब विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता राजकुमार सिंह से बातचीत की तो उन्होंने किस तरह गोलमोल जवाब दिया, ये सुन लीजिए। जिन पुलिस चौकियों में मीटर नहीं लगा है उन पे मीटर लगवाने के लिए हमारे यहाँ मीटर विंग है, एक्सीडेंट साहब मीटर लगवा रहे हैं और उनको मीटर लगवा के लेजराइज भी किया जा रहा है। अधिकतर थानों पे मीटर लगे हैं और उनका मीटर बेस बिल भी दिया जाता है। इवन जो है एसपी साहब का ऑफिस और आवास पे भी मीटर लगा है और जहाँ नहीं लगा उसको लगवा के जल्दी ही लेजराइज करा दिया जा रहा है। सर, काफ़ी दिन व्यतीत हो चुके हैं जिसमें मीटर नहीं लगाया गया। क्या माना जाए पुलिसकर्मी चोरी कर रहे हैं बिजली का? अभी तक नहीं लगाया गया या अभी तक बिल नहीं जमा किया जाता? नहीं, बिल तो जमा किया जा रहा है। अगर कहीं नहीं कनेक्शन है तो उनको कनेक्शन भी हम लोग दिलवा रहे हैं और पुलिस विभाग का बिल एक साथ ही मार्च में आ जाता है। कबीर नगर में विद्युत चोरी का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। हालांकि प्रशासन विद्युत चोरी को रोकने के लिए नित्य नई योजनाएं बनाकर लोगों से जन जागरूकता अभियान चला रही है और ये अपील कर रही है कि विद्युत चोरी को ना करें और जागरूक बने। वहीं संत कबीर नगर के 30 पुलिस चौकियों में अधिकतर पुलिस चौकियों पर विद्युत चोरी से जलाया जा रहा, यूँ कि पुलिस चौकियों पर ना तो मीटर लगाए गए हैं और ना ही इस मामले में जिम्मेदार कुछ बोलने को तैयार हैं। हालांकि जब पूरे मामले पर हमने विद्युत अधिशासी अभियंता से बातचीत करने की कोशिश की तो वो भी कैमरे के सामने अपना पल्ला झाड़ते नजर आए। संत कबीर नगर से मिथिलेश कुमार धूरिया। इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच। नमस्कार।